नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए रुक कर लेते हैं लखनऊ से आए एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो न देने वालों को सरकार रोकेगी प्रमोशन और इसी के साथ अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन रोका जाएगा। 31 दिसंबर तक ब्यूरो देना अनिवार्य होगा। मानव संपदा पोर्टल पर ब्यूरो देना अनिवार्य है। मामले में मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो न देने वाले डीपीसी नहीं होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर ब्यूरो न देने वालों पर डीपीसी में नहीं शामिल किया जाएगा उन्हें। इसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ब्यूरो न देने वालों का सरकार प्रमोशन रोकेगी। अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन रुक सकता है। 31 दिसंबर तक ब्यूरो देना अनिवार्य होगा। अनिवार्य बिल्कुल किया जाएगा। कर्मचारियों को अपना ब्यूरो देना होगा। मानव संपदा को लेकर भी मामले में मुख्य सचिव ने इस पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद इस फैसले को लेकर ब्यूरो न देने वालों का सरकार प्रमोशन रोकेगी। बेंगलोर के क्रांतिवीर संगोली रायना यानी कि केएसआर रेलवे स्टेशन पर आज सुबह उद्यान एक्सप्रेसवे ट्रेन में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों को तुरंत मौके पर पहुंचाया गया और आग बुझाने में जुट गई। बता दें कि ये ट्रेन मुंबई से बेंगलोर स्टेशन के बीच चलती है और केएसआर रेलवे स्टेशन आखिरी स्टॉपेज है। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना यात्रियों के ट्रेन से उतरने के 2 घंटे बाद हुई। हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल और विशेषज्ञ टीम स्थिति का जायजा ले रही है। ट्रेन में आग किसी वजह से लगी है, इस बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। रेलवे अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। तो आपको बता दें, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जहां पर कर्नाटक के बैंगलोर में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक्सप्रेसवे में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी पुलिस मामला जानने की कोशिश कर रही है। मुंबई में बेंगलोर ये ट्रेन जा रही थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद हो गई। ये हादसा यात्रियों के उतरने के 2 घंटे बाद हुआ है, जिसके बाद भीषण आग लग गई। ट्रेन के डब्बे जलकर राख हो गए। इसी के साथ ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि मुंबई से बेंगलोर जा रही एक्सप्रेसवे पर अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, जो लगातार राहत बचाव कार्य कर रही है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। उद्यान एक्सप्रेसवे ट्रेन में भीषण आग लगी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि मुंबई से बेंगलोर ये ट्रेन जा रही थी, जिसके बाद एकदम से यात्रियों के उतरने के 2 घंटे बाद ये भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जहां पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आग बुझाने को लेकर। तो आपको बता दें, ये ट्रेन के एसी कोच में भीषण आग लगी है, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लगी हुई हैं और इसी के साथ अब आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। मुंबई से बेंगलोर जा रही थी ये ट्रेन, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, इस वक्त यात्री उतर रखे थे और इसके बाद 2 घंटे बाद ये हादसा हुआ है, जिसके बाद किसी की जान नहीं गई है इस हादसे में। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएम और उनके पिता पर टिप्पणी का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नहीं मिली राहत। पवन खेड़ा की राहत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ वो बेंच से नहीं मिली है राहत। इसको लेकर यह बड़ी खबर सीधे लखनऊ से सामने आ रही है। पवन खेड़ा की राहत याचिका खारिज कर दी गई है। इसको लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नहीं मिली है राहत। आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएम और उनके पिता पर टिप्पणी का मामला सामने आया था, जिसके बाद उन पर याचिका दायर की गई थी और उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अब राहत नहीं मिली है। पवन खेड़ा की राहत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहत नहीं दी है। सबकी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम और उनके पिता पर टिप्पणी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पवन खेड़ा पर केस फाइल हुआ था और अब उसके बाद पवन खेड़ा की राहत याचिका खारिज कर दी गई है। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ बीजेपी नेता अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद सची जी।
अमित जी, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहत याचिका खारिज कर दी है पवन खेड़ा की। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? सोचिए, देखिए, राजनीति में कांग्रेस से सुचिता की उम्मीद करना मेरे ख्याल से गलत है। और कांग्रेस का स्तर इतना गिर जाएगा, वो स्वयं कांग्रेस पार्टी को भी नहीं पता होगा किस तरीके से इनके शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, इनकी जो भाषा रहती है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति। और आजकल तो ये पूरा इनका जो अलायंस एक बना है, इंडिया अलायंस, इनके भी सारे नेता सुबह उठते ही पानी पी पी कर मोदी जी को जो गालियां देने का काम करते हैं, और उस तरीके से जो इनकी राजनीति चलती है, मेरे ख्याल से बहुत ही बिल्कुल ही अशोभनीय है। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, मुझे तो नहीं लगता एक संत का मित्र संत ही हो सकता है, और एक चोर का मित्र चोर ही होगा। तो इसी तरीके से जब पूरा का पूरा एक ठगबंधन बना है, तो उनमें सबका आचार विचार, सबका व्यवहार एक जैसा ही होगा। और कोर्ट ने भी इस चीज को मानते हुए, राहुल जी को भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। और अभी कोर्ट ने फिर से पवन खेड़ा जी को भी फटकार लगाई है। तो ये इनकी आदत बन गया है, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, और वो गालियां देने में अपने आप को इतना माहिर कर देते हैं कि उनको फिर और किसी से सरोकार नहीं रहता। तो मेरा मानना है कि उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। राजनीति में इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि जनता आपको देखना भी पसंद ना करे। आपको क्या लगता है कि इंडिया का जब महागठबंधन हुआ है तो उसके बाद से क्या सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं जो इंडिया में शामिल है? बिल्कुल, आपने देखा है किस तरीके से दिल्ली की इकाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। आपने देखा किस तरीके से जेडीयू और 15 अगस्त के दिन जेडीयू और आरजेडी दोनों एक मंच पे थे, और नीतीश कुमार 2006 से पहले का बिहार उनको एक आईना दिखाने का काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो अपनी संभावनाएं तलाशने अटल समाधि पे जाते हैं। और शरद पवार जी भी, उनका भी अभी स्पष्ट नहीं है कि वो किस करवट बैठेंगे। तो एक उस गठबंधन में जो अपनी अपनी नीतियों को, अपनी अपनी मूल्यों को ताक पे रख के जो गठबंधन बना हो, आम आदमी पार्टी जो अपने बच्चों की कसमें खाकर आती थी कि हम अपना कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, आज वो जब उनके साथ खड़ी है, हाथ में हाथ करके एक साथ वो आवाज लगाते हैं एक होने की। तो जब कोई उनमें कोई नैतिकता बची ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से गठबंधन भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और आगे चुनाव और नजदीक आने दीजिए, धीरे धीरे ये सभी पार्टियां किस तरीके से बिखरती हैं आपको भी पता चल जाएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ संसद के सत्र के दौरान वहां पर प्रधानमंत्री जब वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि प्रधानमंत्री का सम्मान ही नहीं किया जाता। तो इसी बीच स्पीकर ने भी ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का दर्जा दे, संसद के मुख्य नेता हैं वो, उनको दर्जा दिया जाए, इस तरीके की अनर्गल बातें ना की जाए। बिल्कुल सोचिए, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, पहले तो ये कहा गया कि हम संसद बाधित किया गया, 10 दिन तक संसद बाधित रहा, और ये कहा गया कि हमने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया बोलने के लिए। फिर प्रधानमंत्री जी जब खड़े हुए जवाब देने के लिए, तो वो इतना चिल्लाना, हंगामा करना और वॉकआउट कर देना, एक तरीके से प्रधानमंत्री के पद का, और एक प्रधानमंत्री तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी की बात छोड़िए, उस पद का अपमान करना जी। आज हम हैं, कल कोई और होगा, तो उस पद का अपमान करना बहुत ही अशोभनीय है। और ऐसा स्थिति मेरे ख्याल से ये सारा चीज जो है वो उनके शीर्ष नेतृत्व से ही आता है। जब उनका शीर्ष नेतृत्व ही ऐसा रहेगा, आपने सोनिया गांधी जी के बयानों को सुना होगा, किस तरीके से वो गालियां देती हैं मोदी जी को, आपने राहुल जी को भी सुना है, और किस तरीके से कोर्ट ने उन लोगों को फटकार भी लगाई है और जमानत पे अभी बाहर है। तो जी, ऐसी राजनीति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। राजनीति में एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए, और आगे चल के भी हम आपका सम्मान कर सके, ऐसा एक वो छोड़ना चाहिए स्पेस, ताकि आगे चल के हम एक दूसरे को सामने आ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से अमित तिवारी जी जो बीजेपी नेता थे, उन्होंने तमाम बातें कही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भी सरेआम अपमान किया जाता है, वॉकआउट कर दिया जाता है संसद से, तो ये संसद का अपमान भी है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी अपमान है। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर देश भर में आज तीज उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम हेरिटेज की ओर से
बता दें कि जवाहर कला केंद्र में तीज उत्सव को आयोजन किया गया है। महोत्सव में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली है। सांस्कृतिक समिति के चेयरमैन दुर्गेश नंदिनी ने ग्रेटर नोएडा और निगम महापौर सौम्या गुज्जर का स्वागत किया और इस मौके पर लोकायुक्त और राजस्थानी गीतों पर नृत्य प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। महोत्सव के दौरान एक तरफ महिलाएं सावन के झूले में झूलती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के हाथों पर खूबसूरत मेहंदी मांडने का नजारा भी देखा जा रहा है। उत्सव के दौरान पारंपरिक पोशाक, लोकगीत गायन और लोकगीत नृत्य, मेहंदी मांडने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आज तीज का पर्व है और किस तरीके से हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें तीज उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर नगर निगम हेरिटेज की ओर से यह आयोजन किया गया। वहां पर महिलाएं मौजूद थी, जहां पर मेहंदी कार्यक्रम भी किया गया और इसी के साथ नृत्य प्रस्तुतियां भी हुई, राजस्थान की झलक भी देखने को मिली, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। और इसके अलावा आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां पर तीज के इस खास अवसर पर लड़कियां और औरतें वहां पर मेहंदी लगाती नजर आ रही हैं और इसी के साथ खूबसूरती के साथ अपनी सांस्कृतिक पोशाक में भी नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें देश भर में आज तीज का उत्सव मनाया जा रहा है और तीज उत्सव को लेकर सभी महिलाओं के चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिल रही है और हरियाली तीज के इस अवसर पर खूबसूरत डेकोरेशन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीज उत्सव का आयोजन किया गया है हेरिटेज की ओर से और वहां पर देश भर में अलग अलग संस्कृति का प्रदर्शन हुआ है और राजस्थानी संस्कृति की भी झलक देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि नगर निगम हेरिटेज की ओर से तीज उत्सव का ये आयोजन किया गया है, जहां पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी मांडती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच शामली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके से डॉक्टर फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग कर चुका है अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील, जिसके बाद कांदला कस्बे में ताशी मल्टी हॉस्पिटल का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जहां पर जच्चा बच्चा केंद्र से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई और इसी बीच महिला के परिजन ने जमकर हंगामा किया, ऑपरेशन थिएटर को सील तक कर दिया। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर मौके से फरार हो चुके हैं। इसको लेकर ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एक मामला सामने आ रहा है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, जहां पर जच्चा बच्चा में एक बच्चे की मौत हो गई है। देखिए, पूरा मामला सामने के कस्बा कांगला का है, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की जो है डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हुई है। मौत के बाद से जो परिजन है, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल का ताला लगाकर हंगामा शुरू कर दिया था। हंगामे के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत किया। आज के बीच डॉक्टर थे सभी अस्पताल को छोड़कर फरार हो गए थे, तो वहीं पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को बोल दिया कि चाहिए तो उसके बाद भी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? देखिए, अस्पताल में जो डॉक्टर है वे अस्पताल में नहीं है, फरार हो चुके हैं। अस्पताल की ओर से अपनी कोई सफाई अभी तक नहीं दी गई है। फरार डॉक्टर की अभी तक जांच हो पा रही है, कहां पर है वो इस वक्त? देखिए, जो हॉस्पिटल है फिलहाल सीएमओ द्वारा उसकी भी जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि इस अस्पताल में कौन कौन डॉक्टर मौजूद है। इस डॉक्टर के दौरान जो है महिला का ऑपरेशन किया गया, उसकी डिलीवरी की गई ऑपरेशन के दौरान, तो अभी पूरे बिंदु पर जांच कर रही है। हालांकि जो अस्पताल का स्टाफ है वो कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। कुछ लोग इधर की तो वहाँ आसपास के जो दुकानें हैं उनमें बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहने से अभी नहीं बोल रहा है कैमरे के सामने भी। परिजनों ने हॉस्पिटल को सील कर दिया, ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया है। आखिरकार परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, परिजनों का साफ तौर से कहना है कि जब वे महिला को लेकर अस्पताल आए थे उसकी हालत ठीक थी, लेकिन जो डॉक्टर है उसने उसका गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान उसकी जो है जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। इसको लेकर गुस्साई परिजनों ने अस्पताल का बाहर का जो है ताला लगा दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारे संवाददाता रवि थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी है, जहां पर एक अस्पताल में
बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया गया है डॉक्टर पर, और जिस डॉक्टर पर आरोप लगाया गया है वो अभी मौके से फरार चल रहा है। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनसीआर में सुबह से तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। सोमवार तक हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश हो रही है और इस बारिश के कहर से कई हद तक राहत मिली है उमस भरी गर्मी से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। सोमवार तक इस बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इस बारिश के कारण उमस भरी गर्मी से कई लोगों को राहत मिली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर राजस्थान में करीब 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। उम्मीदवारों के चयन की गाइडलाइंस तैयार करने और इसको लेकर चुनाव अभियान ने अपनाई जाने वाली रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की आज यानी 19 अगस्त को जयपुर में बैठक की है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। समिति की बैठक से पहले पार्टी नेतृत्व में प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक भेजा गया है और ये पर्यवेक्षक गुरुवार को शुक्रवार को एक दिन तक अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जमकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से विधानसभा क्षेत्रवासी संभावित उम्मीदवारों के नामों पर सलाह लेकर आए हैं। तो आपको बता दें आज कांग्रेस कमेटी का चुनाव होना है और इसको लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर तैयारियों को लेकर अभियान के साथ ही साथ रणनीति बनाई जाएगी। इस चर्चा के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। भारत को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं। देश अमृत काल में चल रहा है, लेकिन आज भी यूपी के एक गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। आजादी के इतने साल बाद भी अंधेरे में रहने को मजबूर थे। गांव के लोगों ने कई पीढ़ियों से बिजली नहीं देखी थी, लेकिन अब ये गांव रोशन हो चुका है, जिसके बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के गोदेपुरवा गांव में आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। बिना बिजली गांव के बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती थी। मोबाइल चार्ज कराने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। गांव के लोग विद्युतीकरण के लिए कई बार नेताओं से लेकर जिले के अधिकारियों से शिकायत कर चुके थे, बावजूद इसके गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था। मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने खबर का संज्ञान लेते हुए एमएलसी अरुण पाठक के साथ डीएम नेहा जैन ने विद्युत विभाग के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में पुखराया डिवीजन के अधिशासी अभियंता कुलदीप यादव को गांव में विद्युतीकरण कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुखराया डिवीजन के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, एसडीओ, जेई सहित कर्मचारियों ने गांव में डेरा डाल दिया। रातों रात खंभे मंगाए गए और गड्ढा खोदकर गाड़े गए, जिसके बाद अधिशासी अभियंता गांव पहुंचे और विद्युतीकरण का फीता काटकर उद्घाटन किया और महज 48 घंटे के अंदर विद्युतीकरण कर गांव में बिजली व्यवस्था शुरू कर दी गई। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कुलदीप यादव ने गांव में ही कनेक्शन कराने के लिए कैंप लगाया, जिसके बाद अब कैंप के माध्यम से लोग कनेक्शन करा रहे हैं। वहीं गांव में बिजली आ जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जहां सभी ग्रामीण पंखे के नीचे बैठकर गर्मी से राहत पाते दिखे, तो वहीं बल्ब जलाकर लोगों के घरों में उजाला भी हुआ। सर हमारे ग्राम में अभी तक जब से देश हमारा आजाद हुआ तब तक ना ही कोई विद्युतीकरण था, ना ही हुआ। ये गांव के लोग बहुत परेशान थे।
उच्च अधिकारियों तक जैसे तैसे खबर पहुंचाई गई, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, और जनप्रतिनिधियों तक खबर पहुंचाई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तत्परता दिखाते हुए 3 कार्य दिवसों के अंदर उपरोक्त कार्य को पूर्ण कराया। और विद्युत न होने के कारण हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई बीच में। वहीं गांव के पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि हम लोगों को मोमबत्ती या दिए के सहारे पढ़ना पड़ता था। अब बिजली आ जाने से हम लोगों को आसानी हुई है। पढ़ लिख कर किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को बैंक में जॉब करनी है। इसके लिए अब आसानी से तैयारी हो सकेगी। परेशानियां तो काफी थी, कभी टॉर्च भी जगाते थे, कभी लाइट भी नहीं, कुछ भी साधन नहीं था। सरकार ने अब मेरे को दे दिया, लाइट तो साधन हो गई है, तो पढ़ने में मन भी लगेगा, तो आगे कुछ काम रोशन भी करेंगे सर। अच्छा, अब मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था? वो नबीपुर बाहर जाना पड़ता था, तो चार्ज करके कभी इमरजेंसी में टॉर्च भी जगा लिया करते थे। वहीं विद्युत विभाग की अधिशासी अभियंता कुलदीप कुमार यादव ने बताया कि मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि गोदेपुर गांव में बिजली नहीं पहुंची, तो वहीं एमएलसी और डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए चैलेंज के साथ गांव में विद्युतीकरण कराने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को गांव में भेजा गया। रातों रात खंबे गाड़ कर केबल बिछा दी गई। रात 12 बजे एमएलसी अरुण पाठक ने गांव पहुंचकर फीता काटा और 48 घंटे के अंदर बिजली व्यवस्था चालू हो गई। वहीं ग्रामीणों की सुविधा के लिए गांव में कनेक्शन लेने के लिए कैंप भी लगाया गया, जहां लोगों ने कनेक्शन किया, जिसके बाद अब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये जनपद कानपुर देहात में जलालपुर नागिन एक का मजरा है, ग्राम गोदेपुर। मीडिया के द्वारा और संज्ञान में आया कि एक हमारा क्षेत्र में एक ऐसा मजरा भी है जहां पर जो है विद्युतीकरण नहीं है। तो जिलाधिकारी महोदया और माननीय जनप्रतिनिधियों ने एक चैलेंज दिया हम लोगों को, अगर हम इस गांव का विद्युतीकरण कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। एक समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, सरकार के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। हम लोगों ने, पूरी टीम ने इस टास्क को एक चैलेंज के रूप में लिया। हमारी पूरी टीम ने जो है लगातार 48 घंटे गोदेपुर गांव में रहकर गोदेपुर गांव का विद्युतीकरण कराया और 12:01 पर हमारे माननीय एमएलसी साहब श्री अरुण पाठक जी द्वारा गांव का फीता काट का उद्घाटन किया गया और गांव के विद्युतीकरण को जो है ग्रामवासियों को समर्पित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।